हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडेवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं अफगानों के चरमोत्कर्ष के बारे में, यानी कि अफगान्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, हमने बाबर के इन्वेजन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्कस किया था। बाबर ने किस तरह से भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, दिल्ली और आगरा वाला, वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं। हुमायूं का काल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। अभी हमने हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि हुमायूं के टाइम पीरियड में ही हमें क्या दिखाई देते हैं, अफगान दिखाई देते हैं। बाबर ने भी अफगानों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो युद्ध चला था बंगाल के आसपास के क्षेत्र में अफगानों और बाबर के बीच में, उस युद्ध का कुछ परिणाम नहीं निकल पाया। बाबर पीछे हट गया, बाबर वापस चला जाता है उस क्षेत्र से। बाबर के दिमाग में ये जरूर था कि ये अफगान हमारे लिए आगे दिक्कत कर सकते हैं। वही दिक्कत किसको झेलनी पड़ती है, हुमायूं को झेलनी पड़ती है। और हुमायूं के टाइम पीरियड में किस तरह से जो शेर शाह था, उसने उस क्षेत्र पर ना केवल कंट्रोल किया, बल्कि काफी लंबे समय तक, लगभग 15 सालों तक हम देखते हैं कि सूर वंश की नींव दिखाई देती है दिल्ली में। ओके, तो जो सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया था, लगभग हम देखते हैं 1526 से लेके 1540 तक ही दिखाई देता है, 1540 तक, क्योंकि उसके बाद से अफगानों ने उस क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया था। तो 15 साल के बाद से मुगल्स को रिप्लेस करके वापस कौन आए थे, सूर आए थे। हमें दिखाई देता है सूर डायनेस्टी, शेर शाह या शेर खान जिसके संस्थापक थे। और इन्होंने भी लगभग 15 साल रूल किया था, 1540 से 55 तक। 55 में वापस से हुमायूं ने कॉन्कर कर लिया था इस क्षेत्र को, और फिर हमें एक लंबा मुगल्स का इतिहास दिखाई देता है जहां उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ किया था। ओके, तो बीच वाला ये जो पीरियड है ना, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें। हुमायूं के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर क्या है आपका? 13, अफगानों का चरमोत्कर्ष हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, जो हमारा विश्वास दिवस था, आज लास्ट डे है इस ऑफर का, 15 मार्च। इसको एक्सटेंड करा गया था 10 मार्च से 15 मार्च। यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेज हैं यूपीएससी के, संकल्प 4.0, प्रहार 2.0, प्रारंभ 2026 बैच। ये बैच जो है वो 3 ईयर का कोर्स है। इन सब का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज लास्ट डेट है ऑफर की, तो आज के दिन तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन प्राइजेस पे मिल जाएगा, अदरवाइज फिर वही आपके पुराने प्राइस आ जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, ये केवल विश्वास दिवस में मिल रहा है। जाइए, जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए और एक गाइडेंस के अंडर में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप सही अप्रोच के साथ, सही माइंडसेट के साथ स्मार्टली स्टडी कर सके। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मैं भी ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। हमारा एग्जाम बहुत पास है, हमें चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। वॉर लड़ा, कौन पीछे हटा, कितनी सेना, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें उसका ओवरव्यू लेना, और ओवरव्यू लेने के बाद चैप्टर को लगाने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। बस इतना ही ध्यान रखो। अगर आप बहुत घुसकर पढ़ रहे हो और आपने टेस्ट नहीं लगाया, क्वेश्चन नहीं लगाया, तो वैसे ही आप एग्जाम से आउट हो। तो अभी हमको क्या करना है, हमें चैप्टर पूरा पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद करने, और फिर चले जाना है सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी लगाना है, जरूर लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हर एक सब्जेक्ट में हमें मिल जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। प्लस जो आगे आने वाले ऐसा है मॉक टेस्ट में, वो क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास लेखन में जो इतिहासकार है, उन्होंने अफगानों के इतिहास पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, यानी कि अफगान जो है उनके इतिहास के बारे में कुछ खास ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन अफगानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो भारतीय मुसलमान है उनके बीच। ओके, तो भारत में जो मुस्लिम्स हमें दिखाई देते हैं, या मुस्लिम रूलर्स दिखाई देते हैं, उनमें हमें अफगान का भी एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दिखाई देता है। स्पेशली मैं बात करूंगी सल्तनत काल की। सल्तनत काल में हम देखते हैं कैसे सबसे पहले तुर्कों ने जो इन्वेजन, पहले तो देखो अरब इन्वेजन होता है, पहला फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन अरब, लेकिन अरब सिंध तक ही रुक गए थे। फिर हमें जो तुर्क इन्वेजन दिखाई दिया था, सबसे पहले गजनी का दिखाई दिया था, जो केवल भारत में लूटपाट मचाता है, सोमनाथ टेम्पल, ये सब डिस्कस करा था। फिर आता है गौरी। गौरी ने इन्वेट करके भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, दिल्ली और इसके आसपास का कन्नौज वाला क्षेत्र। ओके, गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके स्लेव ने सल्तनत काल की नींव रखी, जो हमें दिखाई देती है 1206 से लेके 1526 तक। ओके, और इस टाइम पीरियड में हमें अलग अलग वंशावलियां दिखाई देती हैं, जैसे हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा था खिलजी के बारे में, ठीक है। खिलजी के बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट
तुगलक हो गया, तुगलक के बाद हम डिस्कस करते हैं सैयद, और सैयद के बाद हमारा लास्ट जो है वो क्या हो जाता है, लोधी हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके, तो यहां से हमें अफगानों का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इन सब जगह पे अफगानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। ओके, क्योंकि इस समय तो बड़ी बड़ी संख्या में अफगान भारत में आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो डायनेस्टीज थी उनके टाइम पीरियड में भी सेना में अफगानों का महत्वपूर्ण रोल था। तो बस राइटर चैप्टर की शुरुआत ही यही करता है और वन बाय वन ये बताएगा कि अफगान हमें कहां से भारत में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करते हुए दिखाई देते, सेना में या किसी भी रूप में। ओके, तो बोल रहा है कि इतिहासकार ने बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं महमूद गजनवी, गजनी के अटैक की बात कर रहा है, गौरी आकर रीजन जीतता है, गजनी की बात कर रहा है कि गजनी के सेना में भी अफगान सैनिक थे। जब गजनी तुर्क इन्वेजन हो रहा था भारत में, उस समय उसकी सेना में अफगान हमें दिखाई देते हैं। वे तुर्क सेनाओं में भी थे, यानी गजनी की जो तुर्की सेना थी इसमें हमें अफगानी भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जो अफगानी रहते थे वो भी तुर्क सेना में हमें दिखते हैं, यानी कि वहां से अफगानियों का भारत में बड़ी संख्या में आगमन चालू हो गया। फिर बोल रहा है बलबन के दौर में, बलबन कौन था, तो हमें पता लगता है कि गुलाम वंश में अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो है वो हमें बलबन दिखाई देता है। तो बलबन के दौर में भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो उत्पाती तत्व थे, बलबन ने उनको कंट्रोल करने के लिए अफगानों की सहायता ली थी, और अफगानों को कहां बसाया था, दोआब क्षेत्र में बसाया था। तो बलबन के टाइम पीरियड में जो हम देखते हैं कि बड़े तुर्क थे, ऐसे अमीर तुर्क थे, उनको कंट्रोल करने के लिए बलबन ने अफगानों की सहायता ली थी और अफगानों को दोआब वाले क्षेत्र में बसाया था। यानी कि गुलाम वंश के टाइम पीरियड में भी हमें अफगानों का भारत में एंट्री होते हुए दिखाई दिया, किसके काल में, बलबन के टाइम पीरियड में। फिर बोल रहे हैं आगे खिलजी, खिलजी जो है उसकी सेनाओं में भी हमें अफगान तत्वों में वृद्धि दिखाई दी। खिलजी जो डायनेस्टी के लोग थे ये खुद अफगानी नहीं थे, तुर्क थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी सेना में बड़ी संख्या में अफगानियों की भर्ती हो रही थी। तो वहां से भारत में बहुत बड़ी संख्या में अफगानी आ रहे और अपना एक महत्व स्थापित कर रहे हैं। अब बहलोल लोदी के टाइम पीरियड में, जो लोदी डायनेस्टी का बहलोल लोदी दिखाई देता है जिसने इसकी नींव रखी थी, ये खुद अफगानी था। तो इसके टाइम पीरियड में तो बहुत सारे अफगानी लोग भारत में आते हैं। तो बहलोल लोदी के काल में बड़ी संख्या में अफगान भारत में आते हैं। ठीक है, तो ये जो अफगानी भारत में आ रहे हैं, ये इनका एंट्री कहां से दिखाई दे रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि गजनी की सेना में भी था। ओके, फिर हम देखते हैं बलबन ने बड़ी संख्या में अपने दोआब क्षेत्र में सेना में इन्हें सम्मिलित करा या बसाया, कंट्रोल करने के लिए किसको, अमीर तुर्कों को। फिर बोलते हैं हम कि खिलजी के टाइम पीरियड में उनकी सेना में भी थे। फिर लोदी के टाइम पीरियड में तो बड़ी संख्या में भारत में आते हुए दिखाई देते हैं। ओके, अब ये जो अफगानी आए थे इनके बारे में कुछ हमें बेसिक्स जानने, इनकी एक विशेषता थी, इनकी क्वालिटीज थी। तुर्कों के ऑपोजिट क्या, कि जो अफगानी है वह गांव में बसने, किसानी और सैनिक दोनों काम करने में बहुत कंफर्टेबल थे। यानी कि ये गांव में नॉर्मल आम तरीके से लोगों के साथ रहकर खेती करने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते थे, और अगर इन्हें सेना में शामिल किया जाता था तो वहां पर भी ये ओके थे। यानी कुल मिलाकर आम लोगों की तरह भी इनका भारत में बसाव हो रहा था और सेना में भी इनका धीरे धीरे संख्या बढ़ते हुए दिखाई देती थी, जो अमीर तुर्कों में नहीं दिखती है। ठीक है, तुर्क अमीर जो थे वो बहुत ही लेविश टाइप का लाइफस्टाइल जीते थे, बहुत दिखावा पसंद लोग थे। वही अफगान जो थे ना वो बहुत सादा जीवन बिताते थे। इस वजह से भारत में आके इन्होंने इजीली अपने आप को सुदृढ़ कर लिया, है ना। ओके, अफगानों के हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे थे, मतलब जो हिंदूज थे नॉर्थ के, उनके साथ में इनके बहुत अच्छे सामाजिक और राजनीतिक संबंध रहे थे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो आगे चल के अफगान रूलर हुए, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि आगे चल के अफगान शासक भी भारत में हमें दिखाई देते हैं। लोदीज की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि अफगान शासक जो भारत में थे आगे बनते हैं, उनके अच्छे संबंध तो थे भारत के हिंदुओं के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी भी अपने धार्मिक तत्वों को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करी। जब भी जरूरत लगा उन्होंने अपने धार्मिक तत्वों को संतुष्ट करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि अफगान शासकों ने इस्लाम के समर्थकों की तरह व्यवहार नहीं किया। उन्होंने दिखाया है जगह जगह पे कि वो इस्लाम के समर्थक है, और गैर इस्लामी माने जाने वाले कृत्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ऐसा भी नहीं है। ऐसे काम जो इस्लाम विरोधी कहे
कहे जाते हैं, ऐसे कामों को इन्होंने रोका भी है, प्रतिबंध भी लगाया है। ओके, जैसे सिकंदर लोदी की जिक्र कर रहा है कि सिकंदर लोदी ने मथुरा में अनेक मंदिरों को नष्ट किया। तो ये जो अफगानी आए थे, पहले इनका एंट्रेंस बता रहा है, फिर इनकी क्वालिटीज डिफाइन कर रहा है और फिर बता रहा है इनका थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध था। लेकिन कोई अफगानी अगर शासक बना है तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने धार्मिक तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई, वो कर रहा है उस तरह का, एक इस्लाम धर्म को प्रमोट भी कर रहा है, उसका समर्थन भी दर्शा रहा है और जो इस्लाम विरोधी तत्व है उनको नष्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बाबर के बारे में बोल रहा है। अब बाबर की एंट्री हुई, बाबर की एंट्री के साथ सल्तनत काल की समाप्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा जानो कि ये जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ है, इस मुस्लिम इन्वेजन में फर्स्ट तो आपने किसके बारे में पढ़ा, सल्तनत काल के बारे में पढ़ा ना। सल्तनत काल कब से कब तक था, 1206 से लेके 1526 तक दिखाई दिया। बहुत डिटेल से हमने जाना कि इस टाइम पीरियड में किस तरह से अफगानों का भारत में एंट्री हो रहा है। ठीक है, अब सल्तनत के बाद जो अगला काल आ रहा है जिसे आप बोल रहे हैं 1526 से लेके मैं 1707 तक ही डिफाइन करूंगी, जो औरंगजेब तक का टाइम पीरियड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे बोल रहे हैं हम मुगल काल। अब ये जो मुगल काल है ना, याद रखना है, मुगल काल के बीच में ब्रेक भी आया है, कब से लेकर 1540 से लेके 1555 तक मुगल काल निपट गया था और भारत में हमें अफगानों का वापस से शासन दिखाई देता है ना। जो यहाँ पे लोदी डायनेस्टी खत्म हुई थी, अफगानों की वापस से यहाँ पे अफगान रूल करेंगे बीच में, मुगल्स के बीच में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है बाबर। अब बाबर के एंट्रेंस के साथ बता रहे हैं कि यहाँ पर अफगानों का क्या रोल है, आप समझ पाए। तो थोड़ी सी स्टोरी आगे ले जा रहा है कि बाबर ने जब ऊपरी दोआब को जीता, यानी बाबर एंट्री करता है और इब्राहिम लोदी के साथ इसका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, जिसमें इसने अपनी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक से, तुलगामा पद्धति, अन्य पद्धतियों से हरा दिया इब्राहिम लोदी को और इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसके बाद से बाबर ने इस क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने के बाद इधर देखा, किधर देखा, राजस्थान की तरफ, और कहां देखा, बाबर ने देखा बंगाल की तरफ, इन दोनों क्षेत्रों को देखा। तो बाबर ने 1526 के बैटल ऑफ पानीपत के बाद अपने आप को रोका नहीं, निकल गया राजस्थान की तरफ, वहां पर वॉर लड़े, क्षेत्रों को जीता, उधर निकल गया बंगाल की तरफ। हालांकि बंगाल में इसका जो भी युद्ध था वो अनिर्णायक रहा और ये वापस लौट आया और यहाँ पर जो अफगान थे ना वो वैसे ही बने रहे। तो यहाँ पर राइटर वही बता रहा है कि बाबर ने जब ऊपरी दोआब वाले रीजन को, दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और यहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है, गंगा यमुना। ओके, उसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, कौन से हैंड से आ रही है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ओके, तो गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना वाला ये जो दोआब वाला रीजन है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि जब बाबर ने ऊपरी दोआब को जीता, दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र को, तो उसने गंगा वादी और बिहार में अफगान सरदारों को मजबूती से जमा पाया। यानी कि ये जो गंगा का ये जो प्रॉपर रीजन है ना, यूपी का ईस्टर्न वाला पार्ट है, बिहार वाला रीजन है, बंगाल वाला रीजन है, इसने पाया कि वहां पर अफगान सरदार बहुत मजबूत है। तो बाबर ने इनिशियली क्या कोशिश किया, बाबर ने कोशिश किया उनको अपने साइड मिला लो। तो बाबर ने उन्हें ऑफर किया, अपने ओर खींचने का प्रयास किया और बोला कि देखिए आप हमारे अधीनता स्वीकार कर लीजिए और जो आपका जैसा क्षेत्र है, जो भी आपके नियंत्रण में, वो वैसे ही रहने दिया जाएगा। कई सारे अफगान सरदारों ने बाबर की बात मान भी ली, लेकिन कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जिन्होंने अपना पासा बदल लिया या पलड़ा बदल लिया। वो बोले कि नहीं नहीं, अभी हम ऐसे ही ठीक है, हम इसके अधीन नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जौनपुर और बिहार में स्वतंत्र अफगान राज्य बनाने वाले तत्व दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला हिस्सा है ना, और ये जो बिहार वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर हमें ऐसे अफगान स्वतंत्र शासक दिखाई दिए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, और यही चल के आगे मुगल्स के लिए परेशानी खड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है शेर शाह। ओके, शेर खां भी इसे कहा जाता है। तो ये जो शेर शाह था ना, बेसिकली इसने ही इस अफगान एम्पायर की नींव रखी थी मुगल्स को रिप्लेस करके। यानी बाबर तो निपट जाएगा, बाबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा हुमायूं आया ना, हुमायूं को निपटाने में शेर शाह का रोल था, भगा देता है यहां से, है ना। तो इसका मूल नाम फरीद था। ये इसका संबंध किससे था, तो इसके पिता जो जौनपुर था वहां के एक छोटे जागीरदार थे, जौनपुर रीजन के एक छोटे से जागीरदार थे। और जब ये अपने पिता के वो जागीरदारी वाले क्षेत्र में रह रहा था, वहां के एक जागीरदार थे, तो वहां पर इसने वहां के प्रशासनिक व्यवस्था काफी सीख ली थी कि कैसे प्रशासन चलाना चाहिए, किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, ये उसके अंदर में वहीं से डेवलप हुई थी। ठीक है, आगे उसके संरक्षक ने उसे एक शेर के मारने पे शेर खान नाम
नाम दिया जो बिहार के शाह का दाहिना हाथ बनकर उभरा। तो पहले इनका संबंध किससे था? केवल जौनपुर से था। ठीक है, बोल रहा है कि आगे चलकर इसने एक शेर को मारा था, उसी के इस पर इसको क्या नाम दे दिया गया? शेर, सॉरी, इसके संरक्षक ने शेर के मारने पे शेर खान का इसको एक टाइटल दे दिया, वहीं से ये इस रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, और बोल रहे कि यही शेर खा आगे बिहार का जो शासक हुआ था जिसका नाम था शाह, अभी हम इसका जिक्र करेंगे, उसका दाहिना हाथ बनकर उभरा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, बिहार का शासक तो कोई और होता है, कभी कभी क्या होता है कि राजा कोई और बना है लेकिन उसका वजीर या कोई सेनापति उसे चला रहा है, पद पे कोई और बैठा है, बुद्धि किसी और की चल रही है। तो जिसकी बुद्धि चलती है एक्चुअली वही अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर देता है ना। सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा और मैं राजा हूं, उसको पता ही नहीं है कि भैया राजा तुम हो, काम पूरा वो करवा दे रहा अपने हिसाब से। तो एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर था कि बिहार का जो शासक था ना, उसका दाहिना हाथ बन जाता है कौन? ये शेर खां। और यही एक्चुअली बिहार का पूरी चीजें मैनेज कर रहा होता है एक्चुअल में। ऑफिशियली ये नहीं है लेकिन एक्चुअल में यही मैनेज कर रहा होता है। अनेक धनी विधवा इसने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन किया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर किस तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। हमने ये देखा था जब हम पढ़ रहे थे मगध डायनेस्टीज के बारे में, मगध एम्पायर के बारे में पढ़े थे। मगध की कुछ डायनेस्टीज पढ़ी थी, जैसे हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद। तो हर्यंक डायनेस्टी का जो रूलर था बिंदुसार, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे बिंबिसार कि हमने वहां पर पढ़ा था कि कैसे उसने अपने आप को मजबूत किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अलग अलग क्षेत्र की राजकुमारियों से विवाह करा। विवाह करने के बाद क्या, अब उसके घर की बेटी आपके घर आ गई, आप उसके दामाद बन गए। दामाद बन गए तो रिस्पेक्ट तो मिलेगा ना। तो बस यही था, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था कि इसने अपनी स्थिति मजबूत की। और ये अपनी स्थिति कैसे मजबूत करता था? विधवाओं के साथ विवाह करके। ऐसी विधवा जिनके जो पति रहा करते थे वो उनके क्षेत्र में कोई किला रहता था, कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता था, वो मर जाता था तो बोलते थे चलो मैं तुम्हें संरक्षक दूंगा और हम विवाह कर लेते हैं। इस तरह से कई सारे विवाह करके इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की थी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसने धनी विधवाओं से, ऐसी विधवा ने धनी विधवा से विवाह करके अपने आप को काफी पावरफुल बनाया। जैसे एक दो एग्जांपल है, चुनार किले का कमांडर था, वो मर गया तो उसकी विधवा से इसने विवाह कर लिया, क्योंकि वो क्षेत्र उसकी विधवा के नियंत्रण में आ गया था। तो विधवा से विवाह कर लिया तो अब सारा पत्नियां तो क्या होती है, बेचारी दिल की साफ पति के हिसाब से काम करती हैं। तो गाजीपुर के ऐसे ही नसीर खान रूहानी जो थी, उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी विधवा से विवाह कर लिया। इसी तरह बिहार का जो मोहम्मद शाह था, जिसके ये दाहिना हाथ बनकर बैठे थे, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी दूदू, उनका पूरा दिमाग इन्होंने ले रखा था, मतलब पूरी तरह से उन्हें अपने नियंत्रण में कर रखा था, उनकी विधवा को पूरा विश्वास में ले रखा था। तो एक तरह से ये बिहार के शासक बन बैठेगा। ये समझ में आया? तो इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने में ना केवल अपनी पावर का यूज किया बल्कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज किया और ऐसी विधवाओं को टारगेट किया जो अमीर थी, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिहार और बंगाल के शासक नुसरत शाह के अनेक हमलों के बाद शेर खान ने अफगानों को अपनी ओर मिलाकर जवाबी कार्यवाही की। अब बोल रहा है कि बिहार पर हम देखते हैं, देखो बिहार का शासक की तो मृत्यु हो चुकी है, अभी हमने पढ़ा, और पहले भी ये इसका दाहिना हाथ बनकर काम कर रहा था मोहम्मद शाह का, लेकिन मृत्यु के बाद तो उसकी पत्नी को इसने अपने विश्वास में ले लिया और एक्चुअल में ये बिहार को मैनेज करने लग गया। अब बिहार के बगल में बंगाल, यहाँ का जो रूलर था इसका नाम था क्या? नुसरत शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद नुसरत शाह ने कई बार बिहार पर अटैक किए। तो यहाँ पर शेर खान ने एक अफगानों का अलायंस बनाया, है ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि शेर खान ने अफगानों को अपनी ओर मिलाकर, जो अन्य अफगान थे उनको अपनी ओर मिलाकर जवाबी कार्यवाही कर दी। किस पर? बिहार के शासक नुसरत शाह पर। 1534 में, सॉरी, बंगाल के शासक नुसरत शाह पर 1534 में बंगाल के शासक को कौन से वॉर में, सूरजगढ़ की लड़ाई में, ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है स्टेट पीसेस वगैरह में, फैक्चुअल टाइप का डेटा है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। 1534 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है, जहां पर शेर खान ने पराजित कर दिया किसे? बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, और पराजित करके बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। और ये वो टाइम पीरियड था, क्योंकि इसने ही अफगानों का अलायंस बनाया था, ये वो टाइम पीरियड था कि अब शेरशाह
ना केवल बंगाल के शासक को पराजित करके उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले आएगा, बल्कि बंगाल और बिहार में एक अफगान राज्य की नींव रख देता है ना, और खुद शासक बन बैठता है बंगाल और बिहार क्षेत्र का। ठीक है, तो इसने धीरे धीरे जौनपुर से बिहार, बिहार से बंगाल और इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसमें नो डाउट डिप्लोमेटिक पावर भी था इसके पास में, मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी यूज किया और इसने मिलिट्री एक्सपांशन भी किया, तीनों ही चीजों का यूज किया। शेर शाह और सूर एम्पायर, जैसे इसने बिहार और बंगाल दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया, यहां पर जो अफगान साम्राज्य की नींव रखी गई उसे क्या बोला गया, सूर एम्पायर के नाम से जाना गया। इसका टाइम पीरियड 1540 से 1555 बोला जा रहा है। 1540 और 55 क्यों जिक्र कर रहा है, क्योंकि 1540 में ये जाके वॉर लड़ता है किसके साथ में, हुमायूं के साथ में। तो दो बैटल होते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा के बाद हम देखते हैं किस तरह से हुमायूं यहां से भाग खड़ा होता है और यहां पर दिल्ली वाले क्षेत्र पे, आगरा वाले क्षेत्र पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और 1540 वो समय था, अभी मैं उस स्टोरी पर नहीं जा रही हूँ, उसमें हम तब पढ़ेंगे जब हुमायूं के बारे में जिक्र करेंगे। तो 1540 वो टाइम पीरियड था, सिंध से लेके बंगाल तक का ये जो पूरा क्षेत्र है ये किसके नियंत्रण में आ गया था, अफगान शासक शेर शाह या शेर खां के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो इसी वजह से जिक्र कर रहा है 1540 का टाइम पीरियड। ओके, तो अब आप ये मत सोचना कि 1534 में वॉर हुआ था तो 1540 क्यों जिक्र कर रहा है, क्योंकि 1540 में इसने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए 1540 से 1505 का जिक्र कर रहा है। अब बोल रहा है कि शेर शाह दिल्ली पे कब बैठता है, 54 वर्ष की आयु में दिल्ली पर बैठ जाता है। उसका साम्राज्य कहां से कहां तक था, सिंधु से लेकर बंगाल तक उसका एम्पायर फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को जीता। आगे मैं आपको स्टोरी बताऊंगी पूरी कि किस तरह से ये मालवा वाला जो रीजन है ना इसको अपने नियंत्रण में करता है और फिर आगे चल के राजस्थान वाले क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है। मालवा वाला क्षेत्र कंपैरेटिवली इजी था इसके लिए अपने नियंत्रण में करना, राजस्थान वाले क्षेत्र को नियंत्रण में करने में इसको थोड़ा सा समय लग जाता है। ओके, तो इतना बड़ा इसने अपना किंगडम स्थापित किया था नॉर्थ इंडिया में। और हम देखते हैं काफी लंबे समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उसके बाद इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में एम्पायर दिखाई दे रहा है किसके टाइम पीरियड में, शेर शाह के टाइम पीरियड में। क्योंकि बीच में जितनी भी डायनेस्टीज हैं, इवन मुगल्स भी आए थे, उनका बहुत छोटा सा रीजन था। ओके, हालांकि राजस्थान की स्थिति मालवा से भिन्न थी, मतलब इसने इजीली मालवा को कॉन्कर कर लिया। राजस्थान को कंट्रोल करने में काफी समय लगा। मारवाड़ का राजा, इसका नाम था मालदेव। मालदेव जो है वो खुद बहुत योग्य राजा था, है ना। और मालदेव जो था इसने बहुत कम समय में पूरा का पूरा जो पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो जब यहाँ पर शेर शाह अपने आप को पावरफुल कर रहा है, मालवा वाले रीजन पर कंट्रोल कर रहा है, उसी बीच मालदेव जो है वो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान पर अपना पूरा विस्तार कर लेता है। तो राजस्थान का एक तरह से उसने एकीकरण कर दिया, काफी बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया है मालदेव। मालदेव ने आगे, भाई दोनों का हित कहां टकराएगा, इस मालवा वाले क्षेत्र में टकराएगा। मालदेव ने एक विशाल केंद्रीकृत राज्य बनाने का प्रयास किया। अब जब इतना पावरफुल एक राज्य बन रहा है राजस्थान में, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ के जो रूलर है उसकी आंख में खटकेगा, है ना, शेर शाह की आंख में खटकेगा कि ये मालदेव तो हमारे लिए भी कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही रीजन था कि आगरा और दिल्ली के शासक थे, उन्होंने मालदेव को अपने लिए आने वाले समय में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना और खतरा मानते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये जो पूर्वी राजस्थान वाला रीजन था ना, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, ये जो अजमेर और आसपास का क्षेत्र है, यहां पर नियंत्रण करने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष होगा। दोनों के बीच में कौन, मतलब अफगान के बीच में और राजपूत राजा के बीच में। तो अफगानों और राजपूतों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और बेसिकली ये किसके बीच में होता है, तो शेर शाह और मालदेव, इन दोनों के बीच में ये संघर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे राइटर, जोधपुर और अजमेर के बीच सामेल नामक एक जगह है। जोधपुर और अजमेर, इधर अजमेर है इधर जोधपुर है, तो यहाँ पर सामेल नामक जो जगह है वहां पर राजपूत और अफगान शासक सेना आपस में टकराए। टकराने के बाद कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी चली वहां पर और उसके बहुत कम ही समय में हम देखते हैं कि मालदेव जो है वो पराजित हो जाता है अफगान सेना से। उसका रीजन भी था क्योंकि मालदेव सामना नहीं कर पा रहा था अफगानों का,
तोप के बिना। उसको ये समझ आ गया था कि तोप बहुत जरूरी है, वो मेरे पास नहीं है और उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा। इसके लिए एक बार ये पीछे भी हटा, लेकिन फिर ये स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसके हाथ से ये क्षेत्र निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि सामेल की लड़ाई जो थी उसने राजस्थान का भाग्य तय कर दिया और इसके बाद से रुकता नहीं है शेर खां। और शेर खां ने अजमेर, जोधपुर, इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया और पूरे राजस्थान को रौंद डाला। मतलब 10 ही महीने में राजस्थान जो पूरा का पूरा क्षेत्र मालदेव ने जिसका एकीकरण किया था, उस पूरे क्षेत्र को ऑलमोस्ट कौन अपने नियंत्रण में कर लेगा? अफगान शासक शेर शाह। ठीक है, शेर शाह का अंतिम जो महत्वपूर्ण अभियान हमें दिखाई देता है वो कौन सा? कालिंजर का अभियान दिखाई देता है। बेसिकली कालिंजर का जो किला था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। माना जा रहा था कि अगर इस किले को तोड़ लिया जाता है, अगर यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, तो ये बुंदेलखंड की कुंजी है। यानी यहाँ वाला क्षेत्र जो बुंदेलखंड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। किसका? शेर खां का। और शेर खां ने इस जो कालिंजर का अभियान था इसको बहुत सक्सेसफुली डील किया। इस कालिंजर का जो किला है उसको तोड़ भी दिया, लेकिन उसी बीच तोप फट जाता है और तोप फटने की वजह से शेर खां घायल हो गया। घायल होने के बाद से काफी समय तक घायल पड़ा रहा था वो। उसे बस इतना पता लगा जब कि हाँ कालिंजर का अभियान सक्सेसफुल हो गया है, किले को उन्होंने भेद लिया, उसके बाद ही उसने दम तोड़ दिया। इतना सुनने के बाद ही ऐसा कहा जाता है। ओके, तो ये इसका अंतिम सैन्य अभियान था और काफी सक्सेसफुल रहा। देखिए, बहुत कम समय में एक छोटे से जौनपुर की जागीरदारी से बिहार के शासक का दाहिना हाथ बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, नुसरत खां को पराजित करके। फिर हम देख रहे हैं कि इधर मालवा वाला जो क्षेत्र है वहां पर फिर उसके बाद जाता है ये दिल्ली में, है ना, बैटल ऑफ चौसा, वो देखते हैं हम। फिर उसके बाद देखते हैं कि मालवा पर नियंत्रण करता है और उसके बाद पहुंचता है राजस्थान में, बैटल ऑफ सामेल। तो ये इतने ही कम समय में इसने काफी बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अब ये बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रहा था और उसी बीच जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सूर एम्पायर है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सूर एम्पायर आगे भी काफी मजबूत बना रहेगा, क्योंकि शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था, उसका दूसरा बेटा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह काफी योग्य व्यक्ति था, तो योग्य रूलर था। जब कोई अच्छा रूलर बनता है तो फिर उसके बाद ज्यादा डर नहीं है ना, एक रूलर मर भी गया, योग्य तो नया आया, नया भी योग्य है। तो ऐसा ही था इस्लाम शाह। 1553 तक इसने रूल किया और जब तक ये रूल कर रहा था तब तक अफगानों ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। लेकिन जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई और इसकी मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, जो भी आगे नए उत्तराधिकारी दिखाई देते वो आपस में लड़ मरते हैं, है ना, किसके लिए? पद के लिए। तो बस उसके बाद से अफगानों का पतन चालू होगा और जैसे ही पता लगता है हुमायूं को, उसने मौके का फायदा उठाया, 1555 में अटैक किया और फिर वापस से दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। तो 1553 तक, इस्लाम शाह तक तो चीजें काफी बैलेंस रही थी। इस्लाम शाह एक योग्य शासक था और सेनापति। उसकी अधिकांश ऊर्जा, ये भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इसके भाई वगैरह के साथ में लगातार विद्रोह चल रहे थे, अफगानों के कबीलाई झगड़े चल रहे थे, तो काफी डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड वो था। लेकिन फिर भी ये योग्य था, इसलिए इसने चीजों को मैनेज किया, अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखी। आगे कम ही आयु में इसकी मृत्यु हो गई और फिर जो भी इसके उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे। योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से हुमायूं ने मौके का फायदा उठाया हुमायूं ने मौके का फायदा उठाया और आकर 1555 में दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर राइटर ने बताया हुआ। आगे बढ़ जाते हैं अब शेर शाह का योगदान। शेर शाह ने लगभग काफी लंबे समय तक रूल किया। तो इसका यहाँ पर क्या योगदान था कालिंजर के अभियान तक? तो राइटर यही बताता है कि शेर शाह ने प्रशासन को काफी ज्यादा सुदृढ़ किया। ये जो रीजन था ना, केवल इसको अपने नियंत्रण में नहीं किया, यहाँ पर इसने अपनी स्थिति बहुत मजबूत की। जो मुगल्स नहीं कर पाए थे वो ये कर जाते। मुगल्स करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले शेर शाह ने कर दिया। तो बोल रहे कि इसने कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। यानी जहां तक भी इसका एम्पायर था, हर एक अपने एम्पायर के कोने तक इसने अपना कानून व्यवस्था काफी मजबूती से स्थापित किया। लॉ एंड ऑर्डर पे इसने बहुत ध्यान दिया। ओके, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, तभी मेरा एम्पायर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ओके, इसको पता था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तभी एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा, वहीं से स्टेट को रेवेन्यू आएगा तो उससे वो अपनी सेना को मजबूत करेगी। बाकी मिलिट्री एक्सपांशन के लिए, बाकी रीजन्स में एक्सपांशन के लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेगी। लेकिन कब करेगी? जब आपका
जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए आपके एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, है ना। जितने भी डाकू थे, रहजन था, सख्ती से दमन किया, कुछ भी ऐसा तत्व मिलता था उसको बहुत ही बुरी तरीके से दंडित किया जाता था। इतना ही नहीं, जमींदारों जो जमींदार ऐसे थे जो माल गुजारी देने से मना करते थे, हम नहीं देंगे, उनको उठवा लेता था, और सरकार का आदेश मानने से जो इनकार करते थे उनको भी उठवा लेता था। मतलब कोई रियायत नहीं थी। डाकू है, रहजन है, ऐसे जमींदार हैं बड़े जो माल गुजारी देने से मना करें, या उनके पास में कुछ लठैत है, कुछ सेना है, बोल रहे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो बस उसको उठवा के दंडित करता था बुरी तरह से। तो बहुत ही कम समय था, इसने अपना खौफ जो है वो बना लिया था, और लोग जो है इसके लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को मानने लग गए थे। ओके, इससे अब जब ये क्या करेगा, डाकों पे नियंत्रण करेगा, जब डाकों पर नियंत्रण होगा, शांति स्थापित होगी इसके एम्पायर में, तो ट्रेड फलता फूलता है ना, व्यापार का फलेगा फूलेगा। भारत में कोई व्यापार करने आए तो वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ पे मैं व्यापार कर रहा हूं तो मेरी क्या सिक्योरिटी है, उसकी खुद की सिक्योरिटी, उसकी ट्रेड की क्या सिक्योरिटी, कितनी स्टेबिलिटी है। अब रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा हो, माहौल गर्म रहे, कभी बंदी हो जाए, कभी हड़ताल हो जाए, कहीं आगजनी हो जाए, तो यहाँ से भाग जाएगा ना वो कि नहीं नहीं इधर नहीं ट्रेड करने का, गड़बड़ है माहौल। तो ये इन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो जब इसने अपने एम्पायर को बहुत पीसफुल टाइप का बनाया तो हमें पता लगता है कि इसने व्यापार वाणिज्य को इससे प्रोत्साहन मिला। और इतना ही नहीं, इसने संचार व्यवस्था पर भी काम किया। ट्रेड कैसे करोगे, मतलब मुझको सामान ले जाके बेचना है 20 किलोमीटर पर, तो मुझे कोई तो रूट चाहिए ना, संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा। अब यहां से वहां सामान ले जाना है, रोड से ले जाना है, बाय एयर ले जाना है, या सी रूट से ले जाना है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो उस पर भी इसने काम किया और बहुत सारे इसने रोड्स वगैरह बनवाए। तो हमें पता लगता है कि सिंधु से बंगाल तक की पुरानी शाही सड़क, जिसे काफी लंबे समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया, बताइए वर्तमान में क्या नाम है, तो यहां से लेके यहां तक की एक रोड थी, उसको उसने मरम्मत करवाया। इतना ही नहीं, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ के लिए इसने एक रोड बनवाया, और इस रोड का फायदा किससे मिलता है, गुजरात से होने वाले ट्रेड से। लाहौर से जो मुल्तान वाला रीजन था, इसके बीच में भी इसने रोड बनाए। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण सड़कों का इसने निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, हर एक सड़क के दोनों कोनों पर हमें दिखाई देता है 2 कोस। 2 कोस मतलब एक कोस में अराउंड 4 किलोमीटर आता है, यानी 2 कोस मतलब 8-8 किलोमीटर पर इसने सराय का निर्माण कराया। सराय क्या होता है, जैसे ये है, यहां से 8 किलोमीटर बाद यहाँ पे सराय। सराय बेसिकली क्या होता था, रोड के किनारे बनाया जाता था, किलाबंद आवास होता था। अब आज जैसी फैसिलिटीज, होटल्स वगैरह तो नहीं था ना, तो मान लो एक उस समय का इनिशियल फेज होटल का, तो ये क्या करता था कि ट्रेडर्स बहुत प्रमोट हो, तो व्यापारी लंबे लंबे रास्तों से जा रहे अपना काफिला लेके, तो 8-8 किलोमीटर पे इस तरह के कमरे बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, जिसमें वो रह सकते थे, जिसमें उनको खाना पानी सुविधा उनके स्टेटस के हिसाब से दिया जाता था। ओके, तो सराय का इसने निर्माण कराया, जहां यात्री रात्रि गुजार सकते थे, भोजन अन्य व्यवस्था, उनके साथ जो पशु होते थे उनके चारे पानी की व्यवस्था। वरना अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, कितना चारा लेकर जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना, कितना पानी लेकर जाओगे। तो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसने इस सराय पर बहुत काम किया, और इसने अपने पूरे टाइम पीरियड में मोर देन 1700 सराय का निर्माण कराया, जिसकी वजह से इसके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ट्रेड फ्लोरिस्ड हो रहा था। उसकी सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया था। किस तरह से इसने पूरे अपने एम्पायर को जोड़ के रख दिया था ट्रेड के मामले में। तो बोल रहे कि जो सड़कें बनाई इसने और जगह जगह पे जो सराय बना रहा था, इसे क्या कहा जा रहा था, इसके एम्पायर की धमनी कहा जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अनेक सराय मंडी में परिवर्तित हो गए। मंडी मतलब क्या, कि जो सराय होती थी ना, यहीं पर लोग जो है वो सामान खरीदने बेचने लग गए। अब मानो कि यहाँ पर एक गांव है, यहाँ से 16 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर एक सराय है, यहाँ से 16 किलोमीटर पे दूसरा सराय है। तो यहाँ आसपास के जो गांव के लोग थे उनको पता था कि वहां के लोग यहाँ आकर ठहरेंगे ना, फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो उस जगह पर आकर अपना सामान बेचने लग गए थे सरायों पे। तो वो मंडियों का आकार ले रही थी धीरे धीरे, और कभी कभी इनका प्रयोग चौकियों के रूप में भी हुआ करता था। माल पर अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो शेर शाह था, इसने अपने टाइम पीरियड में अननेसेसरी के जितने भी शुल्क हुआ करते थे को रिमूव किया। इसने बोला कि जो सामान होगा उस पे केवल 2 ही शुल्क लिया जाएगा। एक तो शुल्क क्या, 2 स्थानों पर ही वस्तुओं पर शुल्क लिया जा रहा था। क्या, एक या तो आपका जो भी उत्पाद है वो बंगाल में पैदा हुआ हो, या फिर बाहर से बंगाल में आया हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि सॉरी बाहर से आया हो,
बाहर से आयातित हो या फिर बंगाल में पैदा हो। अगर बंगाल में पैदा हो तो पैदा होने के बाद उस पर एक बार शुल्क लगेगा, या बाहर से आयातित है तो आयातित होने पर एक बार सिर्फ शुल्क लगेगा। दूसरा शुल्क कब लगता है? जब वो बिकने जाता है। तो इसने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि बीच में दुनिया भर के शुल्क नहीं लगेंगे कि इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाने पे एक और शुल्क, फिर एक और शुल्क। बोला नहीं, ये सब हटाओ, केवल 2 ही शुल्क लगेंगे। एक तो यहाँ जहां उत्पादित हुआ या फिर बाहर से लाया गया तब लगा, और दूसरा शुल्क कब लगेगा? जब ये बिकने जाएगा तो यही शुल्क लगेगा। इन दोनों में से एक लगेगा और फिर ये लगेगा। क्लियर हो गया? चलो, सौदागर और यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने का इसने निर्देश दिया। इसने स्ट्रिक्टली बोल दिया था आसपास के गांव में सब जगह पर कि अगर किसी सौदागर या व्यापारी से गलत व्यवहार होता है, कोई डाकू तक उन्हें लूट कर ले जाता, और जमींदार और या वहां के जागीरदार बोले हमको नहीं पता भैया, वो डाकू का काम था, तो वो बोलते थे डाकू को तुम ढूंढ कर लाओ। अगर वो डाकू नहीं मिलता और इनका लूटा हुआ सामान नहीं मिल जाता है तो फिर ये वही दंड जो डाकू को देना था वही उन जमींदारों या जागीरदारों को दंड दिया जाता था। तो अब आपको लगे ये तो गड़बड़ है, लेकिन इसी गड़बड़ी की वजह से राइटर यहां पर लिखता है कि एक बुढ़िया, कई वर्षों की बुढ़िया, मतलब 70-80 साल की बुढ़िया अपने सर पे सोने का एक वो क्या बोलते हैं पोटली लेकर जा रही थी। मतलब एक कपड़े में बांधकर सोना रखा होता, उसकी पोटली लेकर जा रही थी। इतना ज्यादा लोगों में डर था और इतना ज्यादा इसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया था, क्योंकि वो जमींदार जागीरदारों को पता था कि डाकू उठाएगा तो भैया गड़बड़ हमारा है। तो वो इतने ज्यादा अलर्ट हो गए थे कि जो डाकू को दंड मिलना है वो हमें मिलना है। तो बहुत ज्यादा इस समय में शांति व्यवस्था हमें स्थापित होते हुए दिखाई दी, और इसकी वजह से ट्रेड बहुत फल फूल रहा था इसके टाइम पीरियड में। समान मानदंड वाले इसने कॉइन्स चलाए, सोने चांदी तांबे के, मतलब बिल्कुल इसकी जो भी यूनिफॉर्म यूनिट थी वो स्टार्ट किया, ताकि वहां पे कोई गड़बड़ ना हो, ब्लैक मार्केटिंग टाइप का सीन ना हो, या फिर डुप्लीकेट जो कॉइन्स बनते हैं वो सब ना देखने को मिले। प्रशासनिक विभाग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, यानी ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चला आ रहा था नदर्न इंडिया में, इसने उसको ही आगे कंटिन्यू किया। जैसे कई सारे गांव से मिलकर क्या बनता था? परगना बनता था। मतलब यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, तो इनको क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था। और ये जो परगना होता था इसमें कानून व्यवस्था कौन मैनेज करता था? शिकदर। और वहां पर मालगुजारी, यानी वहां से जो पैसा कलेक्ट करना का काम था वो कौन करता था? मुंसिफ। तो इस परगने पे हमें 2 अधिकारी दिखाई देते, एक जिनको शिकदर कहा जाता था, दूसरा मुंसिफ या आमिल। एक का काम था प्रशासनिक और दूसरे का काम था फाइनेंस रिलेटेड। ओके, परगनों के ऊपर शिक या फिर सरकार होती थी, यानी कई परगने मिलकर क्या बनते थे? फिर शिक बनते थे। इस शिक को ही सरकार भी कहा जाता था। क्षेत्र यानी सबसे नीचे गांव मिलके परगना, परगने से शिक। ओके, इस शिक पर जो मैनेजमेंट करते थे उसको बोला जाता था सिकदार ए सिकदरान। ओके, या इनको फौजदार भी कहते थे। और दूसरा जो अधिकारी होता था उसको मुंसिफ ए मुंसिफान कहा जाता था। यहां पर भी वही है, एक रेवेन्यू रिलेटेड मामले और दूसरा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मामले को देखा करता था। अनेक सरकारों को मिलाकर क्या बनता था? सूबा बनता था। ओके, तो कई सारे शिक या सरकार मिलकर क्या बनते थे? सूबे बनते थे। ओके, समझ में आया? तो सबसे नीचे है गांव मिलाकर क्या बन रहा है आपका? परगना। कई सारे परगने मिलाकर बन रहे शिक, और शिक मिला के सूबे। तो इसको आप कैसे स्ट्रक्चर मान सकते हो? सूबा लाइक कोई स्टेट मान लो आप। ठीक है, सभी की समझ में आ गया? कई सूबे बहुत पावरफुल हो जाते थे। ओके, इसने खेती की जो जमीन होती थी उसकी पैमाइश चालू कराया। ऐसे नहीं कि रैंडम किसी भी जमीन पे आप वो लगा दीजिए रेवेन्यू वगैरह कि भाई इस पर इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, इसने पहले जमीनों की पैमाइश करवाई कि किसी किसान के पास में कितनी जमीन है, ठीक है, वो जमीन पर कितनी उपज हो सकती है। ओके, और फिर उस पर उपज के आधार पे मालगुजारी तय की जाती थी। और मालगुजारी क्या होती थी? आपकी कुल उपज का 1/3 हिस्सा ये मालगुजारी के रूप में लेते थे। और दोनों ही रूप में आप दे सकते थे मालगुजारी। आप नगद भी दे सकते थे और आप अनाज के रूप में भी दे सकते थे, लेकिन ये प्रेफरेंस में क्या रखते थे कि आप कैश दे दो, मतलब नगद के रूप में आप जो भी कॉइन करेंसी था उस रूप में आप दो। लेकिन अगर चाहता किसान तो वो अनाज के फॉर्म में भी दे सकता था। तो इसने भूमि की पैमाइश कराई, उस पर क्या उर्वरक क्या अनाज हो सकता है, दूसरा उस पर कितनी मालगुजारी होगी और वो कितनी मालगुजारी देनी किसानों को, इन सबको ये लिखवाने भी लग गया था। और ये जो लिखकर पेपर रखा जाता था उसके लिए एक टर्म यूज करते थे, उसको पट्टा बोला जाता था। ओके, तो ध्यान रखना है कि इसने खेती की पैमाइश कराई,
उपज का 1/3 भाग किसान को राज्य को देना रहता था। बोई जमीन का क्षेत्र नापना, फसलें किस प्रकार की होंगी, कितनी राशि इस पर देनी होगी, ये सब ये लिखवा के रखता था। और उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है पट्टा, किसानों का पट्टा। पट्टा बेसिकली जहां पर उसका विवरण पूरा पूरा लिखा हुआ है। अकाल व अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के सामना करने के लिए कि भाई कभी कोई अकाल पड़े, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उससे सामना करने के लिए क्या टोटल जो किसान के पास बीघा में जमीन होती थी, उस प्रति बीघा जमीन में से 2.5 सेर ये अनाज उठवा लेता था कि हर एक बीघा से आपको 2.5 सेर अनाज देना, और ये अनाज हम एज अ महसूल वसूल कर रहे हैं। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। आज देश में कोई नेचुरल डिजास्टर है तो राज्य क्या करेगा? हमारा देश जितना भी हमारे जैसे एफसीआई वगैरह है, जो भी हमारा फूड सिक्योरिटी का प्लान है, जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं अलग अलग जगह पे, वेयर हाउस वगैरह में, वहां से हम बाहर निकाल देंगे। गवर्नमेंट यही करेगी कि निकालो भाई बाहर, ताकि लोगों को एक्सेस पहुंच सके, लोग ये जो भोजन है वो उन तक पहुंच सके, वो उस भोजन का ग्रहण कर सके। तो वो पहले से प्लानिंग की जाती ना, तो इसने भी ऐसा कुछ व्यवस्था कर रखा था। इसने एक बहुत मजबूत सेना तैयार करी, और मजबूत सेना के लिए इसने वैसी कुछ व्यवस्था स्थापित की जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दिखाई देती है। दाग और चेहरे का विवरण, यानी कि जो किसान थे, सॉरी जो सेना थे, सेना का पूरा विवरण लिखा जाता था। अब आज जैसा फोटो वाला सिस्टम तो होता नहीं था, तो क्या कि उसके चेहरे पे कहीं कोई निशान है, बॉडी में कहीं कोई निशान है, नाम क्या है, सब कुछ, कि ये हमारा एक सेना है, उसका पूरा विवरण। इतना ही नहीं, जो घोड़े होते थे अच्छी क्वालिटी के ही रहे, इस वजह से घोड़ों पर शाही दाग लगाया जाता था, स्टैम्प टाइप का, ताकि उसकी भी पहचान हो सके और गड़बड़ी ना करे कि ये घोड़ा है फिर बदल कर दूसरा घोड़ा, कैसे पता लगेगा, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि शेर शाह ने, मतलब तुमने सरकार से पैसा लिया, इतने रुपए वाला घोड़ा खरीद के लिया, और बाद में उसको बेच के कोई गधा टाइप का आपने घोड़ा रख लिया, समझ में आया, तो वो गड़बड़ी ना हो, इसकी वजह से शेर शाह ने अपनी मजबूत सेना तैयार करने के लिए विवरण और दाग, ये दोनों, चेहरा विवरण पद्धति और दाग पद्धति की शुरुआत की। और ये ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी भी अपने टाइम पीरियड में कर चुका था। न्याय व्यवस्था पर इसने काफी ज्यादा जोर दिया, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसने विभिन्न स्थानों पर काजी की नियुक्ति की, है ना, जो योग्य काजी थे उनकी इसने नियुक्ति की। धार्मिक व्यवस्था की बात करूं तो शेर शाह के टाइम पीरियड में धर्म व्यवस्था काफी ठीक ठाक था। इसके टाइम पीरियड में कई सारे हिंदू जो है वो अच्छे अच्छे पदों पर हमें नियुक्त होते हुए दिखाई देते, तो कुल मिला के रिलीजियस हार्मनी बनी हुई थी इसके टाइम पीरियड में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ जो 2-3 वॉर्स हमने डिस्कस किया वो आपको याद रखना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास कैसा लगा वो फीडबैक भी दे सकते हैं। अभी हम मिलेंगे हमारे नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।